लास्ट में benzimidazole. Okay, so I think we have completed 2 practicals. 2 practicals हमने complete किए हैं. So we will discuss today the third practical. Okay, so I will share my screen now. Okay, is my screen visible now? मेरी स्क्रीन दिखाई Yes, दे रही sir. है? ओके. Yes, sir. Okay, so this is our today's practical, that is synthesis of 7 hydroxy 4 methyl coumarin. तो आज हमें ये कुमारिन डेरिवेटिव जो है वो बनाना है. कुमारिन क्या है ये हम अभी उसका स्ट्रक्चर देखेंगे. कुमारिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल. It is a general synthesis of coumarins in which a phenol with beta ketoester in presence of acid is condensed. ठीक है. ये जो रिएक्शन है उसमें एक फिनोल जो है, जस्ट 1 सेकेंड. ओके, सो ये जो रिएक्शन है उसको पैकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं. उसमें क्या होता है, एक फिनोल जो है उसकी रिएक्शन बीटा कीटो एस्टर के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. ओके, सो कोई मुझे बता सकता है बीटा कीटो एसिड क्या है? उसका एग्जाम्पल कोई दे सकता है? बीटा कीटो एस्टर, सॉरी, बीटा कीटो एस्टर का कोई एग्जाम्पल दे सकता है? एस्टर की बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप हो उसे बीटा कीटो एस्टर कहते हैं. सो कोई उसका एग्जाम्पल दे सकता है? हमने बहुत बार ये स्टडी किया है और मैंने आपको कहा था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. फिनॉल की रिएक्शन बीटा कीटो एस्टर के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. जनरली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें लिया जाता है फॉर कंडेंसिंग एजेंट, और मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स एंड बीटा कीटो एस्टर्स इसमें लिया जाता है. सो the mechanism of the reaction is thought to involve the initial formation of beta hydroxy ester. तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो हम अभी स्टडी करने वाले हैं. Polyhydric phenols, particularly with 2 hydroxyl groups, meta-oriented, react with great ease, and sulfuric acid is used as condensing agent. तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल यानी कि एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले फिनॉल्स, स्पेशली मेटा ओरिएंटेड, यानी कि मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल इसमें लिया जाता है, वो ये रिएक्शन बहुत ही इजीली देते हैं. और केयरफुल टेम्परेचर कंट्रोल टू एंश्योर अ गुड यील्ड, यानी कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज रिएक्शन जो है उसकी यील्ड बहुत ही कम आएगी. तो कोई बता सकता है बीटा कीटो एस्टर का एग्जाम्पल? फिनॉल तो आपको मालूम है कि फिनॉल का स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप. उसमें भी पॉलीहाइड्रिक फिनॉल का एग्जाम्पल मालूम है, यानी कि 2 OH ग्रुप अगर आए. यस.
ethyl acetate. इथाइल एसिटो एसिटेट, यस, वेरी गुड। इथाइल एसिटो एसिटेट यानी कि EAA, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। ओके, और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर 2 OH ग्रुप आए हुए हो मेटा पोजीशन पर, तो उसको क्या कहते हैं? If there is a 2 OH group on benzene ring in meta position, then what will be the name of that compound? क्या नाम आएगा उसका? मालूम है किसी को? Okay, so this is our aim of today's practical, to prepare 7-hydroxy 4-methyl coumarin. उसमें मैंने आपको कहा कि फिनोल लेना है जिसमें मेटा पोजीशन पर OH ग्रुप हो, तो इसका नाम है रिसोर्सिनोल। ओके, रिसोर्सिनोल इज अवर स्टार्टिंग मटेरियल। और दूसरा जो कंपाउंड है बीटा कीटो एस्टर, तो याद रखो ये एस्टर ग्रुप है, COO, यानी कि इथाइल ग्रुप। तो उसकी बीटा पोजीशन पर यहाँ पर आप देख रहे हो कि कीटो ग्रुप है। ओके, दिस इज अल्फा कंपाउंड, दिस इज बीटा बीटा कार्बन। सो बीटा पोजीशन पर यहाँ पर कीटो ग्रुप है, तो इसको क्या कहेंगे? बीटा कीटो एस्टर। ये एग्जाम्पल है, उसका नाम है इथाइल एसिटो एसिटेट यानी कि EAA। और H2SO4 जो है वो कंडेंसिंग एजेंट है। रिएक्शन क्या होती है? इट इज़ वेरी इजी रिएक्शन। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OET, आपको मालूम होगा कि इथॉक्सी ग्रुप इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ओके, इथॉक्सी ग्रुप जो है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये रिएक्शन मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा। ओके, सो आई विल स्टॉप प्रेजेंटिंग and again I will share my screen to explain you this reaction. Okay, is my screen visible? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Okay, so I will explain you this reaction. This reaction's name is Pacman condensation. Okay, ये reaction का नाम है Pacman condensation. It is a name reaction. Okay, Pacman condensation reaction. इसमें किसके साथ रिएक्शन होती है? कौन ये दो स्टार्टिंग मटेरियल है? Which are the two starting materials? फिनॉल के साथ आपको किसकी रिएक्शन करनी है? फिनॉल के साथ किसकी रिएक्शन करनी है? बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर। ओके, सो बीटा कीटो एस्टर हमने कौन सा लिया है यहाँ पर? इथाइल एसिटो एसिटेट। इथाइल एसिटो एसिटेट, यस। तो उसका स्ट्रक्चर ये है, आप जिंदगी भर के लिए ये स्ट्रक्चर याद रख लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो मस्ट रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, CH3COCH2। आपको मालूम हो तो इथाइल एसिटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। अगर उसका आपको स्ट्रक्चर मालूम हो तो CH3COO C2H5 उसका स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर से ये इसी का नाम है इथाइल एसिटो एसिटेट। सो उसमें यहाँ पर आप देख रहे हो कि देर आर 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स। इसमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स है, एक तो ये है और एक ये दूसरा कीटो ग्रुप है। ये एस्टर ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है। ओके, सो यहाँ पर इथॉक्सी ग्रुप है, वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, यानी कि वो क्या करता है? लिव हो जाता है। ओके, ड्यूरिंग रिएक्शन वो क्या होता है? लिव हो जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट। ओके, H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ओके, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? OET ग्रुप। ओके, तो मैंने ये 2 राउंड किए हैं सेम कलर में, यानी कि ये क्या बनेगा? H और OET। व्हाट विल बी एलिमिनेटेड? इथेनॉल। इथेनॉल। ओके,
सो इस ये रिएक्शन का नाम है कंडेंसेशन रिएक्शन, पैकमान कंडेंसेशन। ओके, तो ये रिएक्शन का नाम आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पर क्या निकलेगा, ETOH, यानी कि इथेनॉल जो है वो मॉलिक्यूल निकलेगा। कंडेंसेशन रिएक्शन इसी को कहते हैं कि छोटे मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होते हैं और फंक्शनल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन होती है। दोनों कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन होती है। सो रिएक्शन क्या होती है, आप देखिए, OH में से क्या निकला, OH में से क्या निकला, हाइड्रोजन। तो क्या बचा, हाइड्रोजन। यस, ऑक्सीजन बचा। ओके, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर से OH निकल गया तो कौन अटैच होगा, कार्बन अटैच होगा। ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच होगा, कार्बन। कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। ये कार्बन भी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है, CH2। ओके, और ये CH2 किसके साथ है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3 ग्रुप है। ओके, तो ये यहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है। ओके, और उसकी रिएक्शन आगे होती है। यहाँ पर कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होती है। आपको मालूम है कि ये जो इथाइल एसीटो एसीटेट है वो बहुत ही उसमें अच्छे, ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होती है। कोई बता सकता है कैसे टोटोमेरिज्म होगी, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म कैसे होती है, कोई बता सकता है यहाँ पर। तो देखो कि यहाँ पर कीटो ग्रुप है। ओके, ये डबल बॉन्ड क्या कहाँ ट्रांसफर होगा, ये कार्बन के बीच में, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, ये दो में से एक हाइड्रोजन कहाँ ट्रांसफर होगा, OH ग्रुप के ऊपर। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पर OH ग्रुप। ओके, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O यहाँ पर। ओके, यहाँ पर CH2 था, लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, CH, और सिंगल बॉन्ड था उसका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड C। यहाँ पर क्या है, CH3 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O था उसका क्या हो जाएगा, OH। ओके, फाइनली यहाँ पर क्या है, आपको मालूम है कि हर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होता है। सो फाइनली क्या होगा, ये H और OH दोनों निकल जाएंगे। ओके, H और OH निकल जाएंगे, यानी कि -H2O, और ये कार्बन बेंजीन रिंग का ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। सो इट विल गिव ए बाईसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर एक रिंग तो थी, ओके, यहाँ पर दूसरी रिंग बनेगी, यानी कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन, उसके साथ कार्बन, उसके साथ कार्बन, उसके साथ कार्बन, और ये कार्बन बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। दिस इज हाउ ए रिंग फॉर्मेशन इज अकर्ड। ओके, यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन जो है उसके साथ कीटो ग्रुप है। ओके, और यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो दिस इज हाउ ए बाईसाइक्लिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ऑक्सीजन वाली हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनी। हम ये इसमें क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ऑक्सीजन वाली। किसी को ये मालूम है ये रिंग का नाम क्या हो सकता है, कितने मेंबर की रिंग है ये, कोई बता सकता है। ओके, आपको ये स्टडी में नहीं आई होगी, लेकिन सेम 3 में आपको ये आई है। इन नेचुरल पिगमेंट्स आपको 6 मेंबर रिंग स्टडी के लिए आई थी। इसका नाम है पायरान रिंग। आपको फ्लेवोनॉइड्स में ये पायरान रिंग आई होगी, बेंजोपिरिलियम कंपाउंड्स। इस रिंग का नाम है पायरान रिंग, और
ये रिंग हमारे यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ोगे, पायरान रिंग। ओके, 6 मेंबर रिंग हैविंग ऑक्सीजन हेटेरोएटम, उसको कहते हैं पायरान रिंग। सो हमारे जो ये स्ट्रक्चर है कुमारिन का, उसमें पायरान रिंग है। सो दिस इज द फाइनल कंपाउंड। तो सभी को ये रिएक्शन समझ में आई? एवरीवन अंडरस्टूड दिस रिएक्शन और हैविंग एनी क्वेरी? ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट्स मैकेनिज्म। सबसे पहले ये OH और OH यानी कि ये रिसोर्सिनोल कंपाउंड है, उसमें प्रोटोनेशन होता है। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O CH2CO C2H5 यानी कि ये इथाइल एसीटोएसिटेट है। उसमें यहाँ पर टोटोमेरिज्म हुई है, यानी कि यहाँ पर OH ग्रुप और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। सो ये डबल बॉन्ड जो है, ओके, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। मैं आपको इसकी मैकेनिज्म जो है वो बाद में कराऊंगा। ये मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सो डोंट फॉलो दिस मैकेनिज्म। मैं आपको नई मैकेनिज्म इससे थोड़ी अलग है वो कराऊंगा। ओके, सो डोंट फॉलो दिस मैकेनिज्म। उसका यूज़ क्या है? ये जो कुमारिन डेरिवेटिव है, अच्छा कुमारिन किसको कहते हैं? तो याद रखो कि ये जो इतना पोर्शन है यानी कि फिनाइल रिंग और ये पायरन रिंग, ओके, इसको कुमारिन कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या है? कीटो ग्रुप, इसको कुमारिन रिंग कहते हैं। और कुमारिन के अगर आप नंबरिंग दोगे तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर क्या है? मिथाइल ग्रुप, और 5 6 7 सेवंथ पोजीशन पर क्या है? हाइड्रोक्सी। इसीलिए इसका नाम है 7 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल कुमारिन। ओके, सो मैकेनिज्म अभी आपको यहाँ पर मैं नहीं कराता हूँ। यूजेस, सो इट इज यूज्ड कॉमर्शियली एज अ डाई। ठीक है, ये डाइज के लिए बहुत ही यूज होती है। ऑल्सो इट इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड हाइमीक्रोमोन, यानी कि ये एक इंसेक्टिसाइड है हाइमीक्रोमोन, उसका स्टार्टिंग मटेरियल है। तो दिस आर सम यूजेस। कुमारिन के बहुत सारे और भी यूजेस हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक आध दो बताए हैं। नाउ रिक्वायरमेंट्स, सो फॉर दिस practical you will require concentrated sulfuric acid, resorcinol, ethyl acetoacetate, EAA, ice, NaOH solution 5%, वो आपको बनाना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोलर और इथेनॉल 95%। ओके, तो ये सारी रिक्वायरमेंट है। तो अभी मैं आपको इसका मोलिकुलर वेट काउंट करने के लिए आपको कहता हूँ रिसोर्सिनोल का और इथाइल एसिटोएसिटेट का मोलिकुलर वेट काउंट करें सभी। आपके पास दोनों के स्ट्रक्चर है। ओके, these are the structures of both compounds, resorcinol and ethyl acetoacetate. Everyone count the molecular weight. मैं आपको 2 मिनट बाद पूछता हूँ आप में से किसी को। ओके, किसी को आंसर लिखना नहीं है चैट बॉक्स में, मैं पूछूंगा। सभी लोग काउंट करें, मैं आप में से किसी को पूछ सकता हूँ। ओके, 234 विजय। विजय सर 1 मिनट
ओके, 245 राहुल, राहुल आप सुन रहे हो? यस सर। यस, काउंट कर रहे हो या हो गया? सर कर रहा हूँ। ओके ओके, डू इट फास्ट। 233 रौनक, रौनक कैन यू लिसन मी? रौनक, ओके, अगर आप सुन नहीं रहे हो तो मैं आपको मीटिंग में से रिमूव कर सकता हूँ। यस सर। हाँ, काउंट कर रहे हो या नहीं? क्या आंसर आया? ओके, 238 जवनिका, 230, यस सर। हाँ, कितना आया मोलिकुलर वेट? कितना आया मोलिकुलर वेट? कितना आया बेटा? 110। 110 किसका? अल्फासिनोल का। रिसोर्सिनोल का। और इथाइल एसिटोएसिटेट का? इथाइल एसिटोएसिटेट का कितना आया? नहीं किया। तो दोनों का करना है ना, ये टाइम तो बहुत इनफ है आपको। और आप बहुत ही इरेगुलर हो थियरी में भी। ऐसा क्यों है? कितने आपने लेक्चर्स मेरे अटेंड किए हैं मालूम है? 3। कितने लेक्चर्स हाँ हुए सर, हैं मैं मालूम? बीमार थी ना इसलिए। कितने दिन बीमार 2 वीक होगी? में प्रेजेंट नहीं किए थे सर, मैंने अगले 2 वीक में किए थे ऐसा नहीं लेक्चर चलेगा, अटेंड। ऐसा नहीं चलेगा हाँ, ना। अगली बार नहीं होगा। हाँ हाँ, हाँ बी रेग, ओके। हाँ। चलो ये बताओ, इथाइल एसिटोएसिटेट का काउंट करो चलो 1 मिनट में। 243 अक्षय, 130। 130, ओके, यस। तो दोनों का मोलिकुलर वेट आप सभी लोगों ने काउंट किया होगा, ओके। रिसोर्सिनॉल का है 110 और इथाइल एसिटोएसिटेट का है 130। अभी मैं दोनों के मोल्स आपको देता हूँ, उसके ऊपर से आपको वेट काउंट करना है, ओके। सो रिसोर्सिनॉल का जो मोल है वो है 0.91, ओके। रिसोर्सिनॉल के मोल से 0.91, तो उसके ऊपर से उसका वेट काउंट करना है। और इथाइल एसिटोएसिटेट के मोल से 1.03 मोल्स। दोनों प्रोबेबली इक्विमोलर रिएक्शन है, यानी कि दोनों के सेम मोल है, वन वन मोल ईच। अभी आपको दोनों का वेट काउंट करना है, तो मैं फिर से आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, सभी लोग काउंट करें। मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ। ओके, जेविन 251, 251 यस सर। जेविन। यस सर। हाँ, कितना आंसर आया? सर कर रहा हूँ वेट। अरे भाई, मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 सेकंड लगती है। 1 ही सेकंड में आंसर आ जा सकता है अगर आपको करना है तो। वेट।
कौन सा इक्वेशन यहाँ पर यूज करना है जेबिन? विच फॉर्मूला? कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है? इतने में तो 10 मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं भाई। तुम भी भाई बहुत इरेग्युलर हो जेबिन। तुम्हारे लेक्चर्स कितने हैं मालूम है? और सर मैं सूरत था ना, 1 मंथ के लिए सूरत था सर, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था। मैंने मोदी सूरत सर में को नेटवर्क ना हो ऐसा तो ना हो ना यार। सूरत में सर मैं नेटवर्क। बाहर के एरिया में था, अपने कामरेज पे, वहाँ पे सर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, वोडाफोन था मेरा सर। अरे भाई, फिर तुम्हारी ही अटेंडेंस कम होगी, उसमें वोडाफोन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सर वही तो बात है सर कि वहाँ नेटवर्क इश्यू था ना, इसीलिए सर मैं प्रेजेंट नहीं रह पा रहा था। मैंने मोदी सर को भी बताया। लेकिन हम वोडाफोन के ऊपर तो केस नहीं कर सकते, हम तो तुम्हें नहीं ही सर, ये बताएंगे तो कोई ना बात भाई। नहीं है सर, लेकिन मेरा नेटवर्क इश्यू था इसीलिए। लेकिन अब क्या करोगे, तुम्हारा अटेंडेंस कम हो जाएगी। सर अभी तो मैं सारे लेक्चर अटेंड करूंगा ना। हाँ, तो ऐसा मैं कह रहा हूँ कि अभी रेगुलर हो जाओ। ओके। हाँ हाँ। हाँ सर। हाँ, बी रेगुलर नाउ। ओके। 255 कमलेश, क्या आंसर आया? 257 सुरेंद्र। यस सर। हाँ, क्या आंसर आया कमलेश? सर 100.1। हाँ, क्या 100? क्या क्या ये 100.1 क्या? ये किसका आपने वेट बोला? रिसोर्स सिग्नल। रिसोर्स सिग्नल। और इथाइल एसीटोएसिटेट का? सुरेंद्र, कैन यू लिसन मी? यस सर। 257। हाँ, क्या आंसर हाँ आया सर। दोनों का? 90.64 કોનું? ઇથાઇલ એસિટેટ માટે। ના, ખોટું છે ભાઈ, ખોટું છે। આટલું કઈ રીતે આવે? તમારે મલ્ટીપ્લિકેશન કરવાનું છે। શું ફોર્મ્યુલા તમે કઈ યુઝ કરો છો? વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા યુ આર યુઝિંગ? હા સર। ફોર્મ્યુલા કઈ યુઝ કરો છો તમે? ફોર્મ્યુલા, સર જે વિચ તમે ફોર્મ્યુલા યુ આર મલ્ટીપ્લાય જ યુઝિંગ? કર્યું છે હા, ઇથાઇલ મોલ ઇન્ટુ ઇથાઇલ મોલેક્યુલર એસિટેટનો। વેટ। હા હા સર। હા, તો આન્સર એ ના આવે। હેતવી શું આન્સર આવ્યો? 100.1 રિસોર્સ ઇનોલ માટે અને હા, 133.9 EAA માટે। યસ, બરોબર। 100 gram resorcinol you have to take and 134 gram ethyl acetoacetate you have to take। ये आंसर आएगा 100 ग्राम रिसोर्सिनॉल एंड 134 ग्राम इथाइल एसिटोएसिटेट। लेकिन इसमें ये जो इथाइल एसिटोएसिटेट है वो लिक्विड है। ओके, तो लिक्विड का हमें क्या करना पड़ेगा? लिक्विड के लिए हम ग्राम में नहीं ले सकते, तो उसका क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी। ओके, तो मैं आपको उसकी डेंसिटी देता हूँ। 1.021। 1.021 is the density of ethyl acetoacetate। Now tell me the ml of EAA। ethyl acetoacetate के ml मुझे अभी कहना है आपको। ओके, 249 कनू। यस सर। हाँ, बताओ इथाइल एसिटेट के ml कितने आए? सर काउंट करके बता दो, 1 मिनट। अरे सिर्फ डिवीजन करना है।
134 ग्राम आया, उसको 1.021 से डिवाइड करना है। क्या आंसर आया? ओके, 254 जयमिन, 254 जयमिन, क्या आंसर आया? जयमिन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, शाहिनी 256, सर हाँ क्या आंसर आया बेटा? 131.1. 131.24. यस 131। ओके, सो अभी हमको सारे जो कैलकुलेशन करने थे वो हमने कर लिए। ओके, सो दिस आर द कैलकुलेशंस। रिसोर्सिनॉल जो है उसकी मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, दिस इज रिसोर्सिनॉल्स मोलिकुलर वेट 110, मोलिकुलर वेट ऑफ ethyl acetoacetate is 130। ओके, तो 130 ग्राम उसका मोलिकुलर वेट है, और हमें जो लेना है वो है 100 ग्राम रिसोर्सिनॉल और 134 ग्राम इथाइल एसिटोएसिटेट। सो दिस इज द प्रोसीजर। उसमें क्या करना है आपको, एक 1 लीटर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है इन 3 लीटर आरबीएफ। आपको आरबीएफ में लेना है 3 नेक आरबीएफ। उसमें एक नेक में आपको थर्मोमीटर रखना है, फिर मैकेनिकल स्टरर और ड्रॉपिंग फनल रखना है, और ये फ्लास्क को आपको आइस बाथ में रखना है। ये प्रोसीजर का आपको मैं वीडियो बता रहा हूँ, इसीलिए आप इसमें अगर आपको मालूम ना पड़े तो आपको वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर आपको बिलो 10 डिग्री मेंटेन करना है। ओके, सो नाउ ऐड ए सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल 100 ग्राम लेना है, और 134 ग्राम यानी कि 130.5 ml इथाइल एसिटोएसिटेट जो लिक्विड है, वो लिक्विड में रिसोर्सिनॉल को आपको डिसॉल्व कर देना है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो आपको ड्रॉप वाइज ऐड करना है। किस में? जो H2SO4 आपने लिया है 1 लीटर, उसमें आपको ड्रॉप वाइज एडिशन करना है विथ स्टरिंग। टेम्परेचर आपका 10 डिग्री से बिलो रहना चाहिए। ओके, इस ड्यूरिंग द एडिशन, यानी कि पूरा एडिशन हो लगभग उसमें 2 घंटे लगेंगे। सो पूरा एडिशन हो वो दरमियान आपको 10 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आपको मेंटेन रखना है बाय आइस। कीप द रिएक्शन मिक्सचर एट रूम टेम्परेचर फॉर 18 आवर्स। 18 घंटे तक आपको रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको स्टरिंग करना है। आफ्टर 18 आवर्स pour it into a mixture of ice। ओके, ये जो मिक्सचर है उसको आप आइस में पोर कर दो विथ स्टरिंग एंड 3 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि आइस वाटर में आपको पोर कर देना है। जैसे ही आप पोर करोगे पीपीटीज आपको मिलेंगे, वो पीपीटीज को आपको कोल्ड वाटर से वॉश करना है। डिसॉल्व दिस सॉलिड इन 5% NaOH सॉल्यूशन। ओके, 5% NaOH सॉल्यूशन में आपको ये पीपीटीज को डिसॉल्व करना है। फिल्टर इट। ओके, जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है विथ विगरस स्टरिंग अंटिल द सॉल्यूशन इज एसिडिक। आपको मालूम होगा कि सोडियम में NaOH अगर आप डालोगे तो उसकी pH बेसिक हो जाएगी, तो सल्फ्यूरिक एसिड उतना आपको ऐड करना है कि जितना सॉल्यूशन एसिडिक बन जाए। वो आप लिटमस पेपर से चेक कर सकते हो। तो जैसे ही सॉल्यूशन एसिडिक होगा आपको क्रूड पीपीटीज जो है वो मिल जाएंगे, उसको आपको फिल्टर करना है। फिल्टर इट एंड वॉश विथ 25 ml cold water and dry it। The yield will be 97% around।
और उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करना है आपको इथेनॉल से, 95% इथेनॉल से. So the pure compound which is separated in colorless needles, उसका melting point है 185 डिग्री सेल्सियस. So theoretical yield के लिए यहाँ पर आपको मालूम है कि there are two static materials. यहाँ पर दो static materials है, resorcinol और ethyl acetoacetate. तो रिसोर्सिनॉल से आपको कैलकुलेशन करनी है. आपने रिसोर्सिनॉल कितना लिया? रिसोर्सिनॉल का मोलिकुलर वेट है 110. सो 110 ग्राम रिसोर्सिनॉल और ये हमारी प्रोडक्ट का मोलिकुलर वेट है 176 ग्राम. देयरफॉर 100 ग्राम रिसोर्सिनॉल विल फॉर्म हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट? तो उसका आंसर आएगा 160 ग्राम. और प्रैक्टिकल यील्ड आपको प्रैक्टिकल करने पर मिलेगी. So percentage yield will be practical yield divided by theoretical yield multiplied by 100. So this is the procedure that we have discussed. Now we will see its demonstration video. मैं आपको अभी demonstration video बता रहा हूँ. So I will stop presenting again and I will share my screen again. Just 1 minute, I am sharing screen again. ओके, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Today we are going to perform practical of medicinal chemistry 3 for BPharm 6 semester. The aim of the practical is to synthesize 7-hydroxy. So ये theory हमने already समझ ली है. This is the reaction. Chemical reaction involved in this is required for this reaction are weighing balance for weighing, funnel for transferring, Pacman condensation for the synthesis of 7-hydroxy-4-ethyl component. In this experiment, we require resorcinol, ethyl acetoacetate and sulfuric acid. ओके, ये तीनों रिएजेंट हमें चाहिए, रिसोर्सिनॉल, इथाइल एसिटोएसिटेट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. As per the GLP guidelines, always remember that lab coat, mask and gloves must wear before doing any experiment, and make sure that all the glassware should be cleaned and dried. The procedure is, first of all, 9.3 ml of concentrated sulfuric acid was transferred in beaker. इसमें कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी कम ली है. 9.3 ml सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सबसे पहले बीकर में लेते हैं. आपको क्या याद रखना है? मोल रेशियो जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. आप कितना ग्राम ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको मोल रेशियो जो है वो मेंटेन करना पड़ता है. तो यहाँ पर मोल रेशियो 1:1 है. आप देख सकते हो कि रिसोर्सिनॉल हमने कितने मोल लिए? 0.91 और इथाइल एसिटोएसिटेट कितना मोल लिया? 1.03. यानी कि दोनों 1:1 यानी कि सिमिलर मोल है, इक्विमोलर है. तो दोनों के मोल जो है वो आपको सेम रखने हैं. आप कितना ग्राम ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है. तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले बीकर में लिया है 9.3 ml. Cooled on ice bath until the temperature was about 5 degrees Celsius. उसको आइस बाथ में लेते हैं. कहाँ तक उसको आइस बाथ में रखना है? टेम्परेचर 5 डिग्री रहे तब तक.
leave this beaker on ice bath. Meanwhile, 2.2 gram of powdered resocinol was added to the beaker. 2.5 ग्राम रिसोर्सिनोल लिया है बीकर में, And 2.7 ml of ethyl acetoacetate also added to this beaker. 2.7 ml ethyl acetoacetate is also taken in a beaker. The mixture was stirred continuously until the complete solution was obtained. यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया है रिसोर्सिनोल और इथाइल एसिटोएसिटेट का। अभी ये सॉल्यूशन को आपको ड्रॉप वाइज ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड में। Now, sulfuric acid solution was added slowly to this beaker. ओके, H2SO4 सॉल्यूशन जो है वो आपको इसमें ड्रॉप वाइज ऐड So करना है that the temperature of the mixture did not rise above 10 degrees Celsius. साथ ही साथ इसमें स्टरिंग भी करना है। After addition of the sulfuric acid to this beaker, the stirring was continuous for 30 minutes. Stirring is done for 30 minutes. After stirring for about 30 minutes, the mixture was poured onto the crushed ice. After 30 minutes And the stirring, product crushed ice में इसको pour करना है separated. और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी वो प्रोडक्ट को फिल्टर कर लेना है। The coumarin was filtered by using filter paper. In this way, finally, 7-hydroxy-4-methyl coumarin obtained. और जो प्रोडक्ट मिली है उसको आपको ड्राई And करना है। finally, 7-hydroxy-4-methyl coumarin obtained. The crude product can be recrystallized by using ethanol. Thanks for watching. Okay, so this is how this 7-hydroxy-4-methyl coumarin is prepared. अगर किसी को ये प्रैक्टिकल में कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर जो प्रोसीजर दिखाई गई है वो प्रोसीजर थोड़ी अलग थी जो हमने मेंशन की, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट प्रोसीजर है वो आप जो मैंने आपको दिखाई है वो प्रोसीजर आपको कंसिडर करना है। ओके, सो आई विल शेयर दैट प्रैक्टिकल इन अवर ग्रुप और उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिकल लिखना है इन अवर क्लासरूम। ओके, लिख कर अपलोड करना है। सो किसी को अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, और आपके ऊपर मैं दो चीज़ें आपको छोड़ रहा हूँ सोचने के लिए कि इसका कैरेक्टराइजेशन कैसे करोगे। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है 7-hydroxy-4-methyl coumarin, उसका IR स्पेक्ट्रा और NMR स्पेक्ट्रा में कहाँ पर पीक आएगी। सबसे पहले आप IR स्पेक्ट्रा तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन NMR स्पेक्ट्रा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। ओके, कितने टाइप के प्रोटॉन्स है वो आप मुझे अभी बता सकते हो। जस्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। आपको ये बताना है कि
इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन्स अवेलेबल है। मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ओके, आपके सामने रिएक्शन है। ओके, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर देखिए और उसमें कितने प्रोटॉन्स इसमें अवेलेबल हैं फॉर एनएमआर स्पेक्ट्रा, वो आप काउंट करना है आपको। कितने डिफरेंट प्रोटॉन्स है वो आपको काउंट करना है। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, सभी लोग प्रोटॉन्स काउंट करें। सभी को क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? कितने टाइप्स के प्रोटॉन है वो आपको काउंट करना है फ्रॉम द स्ट्रक्चर। ओके, किसी को मालूम पड़ा? किसी ने काउंट किया है? किसी ने काउंट किया है? एक OH का प्रोटॉन, यस, एक CH3 का प्रोटॉन, यानी कि वो 3 प्रोटॉन। यस, तीन वो प्रोटॉन तीनों सेम है और या डिफरेंट है? सेम है, सेम है। ओके, यानी कि 2 प्रोटॉन्स। और 4 प्रोटॉन एरोमेटिक रिंग के कार्बन के साथ। वो चारों सेम है या अलग है? सेम ही है। 4 प्रोटॉन है एरोमेटिक। देखो, यस, आपकी बात सही है। एक ये OH ग्रुप का प्रोटॉन है। ओके, ये दोनों जो प्रोटॉन है वो सेम है या डिफरेंट है? मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है आपको? ये दोनों जो प्रोटॉन है वो सेम है या डिफरेंट है? सेम। नहीं, ये डिफरेंट प्रोटॉन्स है, ये सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? देखो, यहाँ पर जो प्रोटॉन है उसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन है उसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है। ओके, सो दिस 2 प्रोटॉन्स आर डिफरेंट। ओके, यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो भी कैसा है? डिफरेंट है। तो यहाँ पर कितने एरोमेटिक प्रोटॉन्स हुए? 3, 1 2 3 एंड 4। ये चौथा प्रोटॉन OH का है, यानी कि ये अलग है। तो 4 यहाँ पर। ओके, एक यहाँ पर है। ओके, वो भी अलग है, यानी कि वो 5वां है। उसको कहलाता है एरोमेटिक प्रोटॉन C, वो एरोमेटिक ही है। ओके, सो दिस इज 5th प्रोटॉन एंड दिस इज 6th प्रोटॉन। सो देर आर 6 डिफरेंट प्रोटॉन्स, यानी कि NMR में इसके कितने पिक्स आएंगे?
How many peaks of this compound will be there in NMR? 6. 6 peaks आएंगे. Okay, 6 different peaks आएंगे in chemical shape. ओके, और एरोमेटिक प्रोटॉन का रीजन कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम. एरोमेटिक प्रोटॉन्स कहाँ पर पीक देंगे? एरोमेटिक प्रोटॉन्स कहाँ पर पीक देते हैं? 7 to 8. 7 to 8 पे. यस. मेरे पास अभी इसका NMR अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको उसका NMR नहीं बता सकता. अदरवाइज आई विल शो यू द NMR ऑफ दिस 7-hydroxy 4-methyl coumarin. लेकिन if I will have this NMR of this compound, I will show you in our next practical. Okay, मेरे पास अगर आ जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में शो करूँगा. ओके, तब तक आपको उसके ये प्रोसीजर वगैरह सब कुछ आपको लिखकर आप क्लासरूम में अपलोड कर सकते हो. ओके, आई विल क्रिएट असाइनमेंट फॉर दिस प्रैक्टिकल. आपको सभी प्रैक्टिकल के लिए अलग असाइनमेंट में अपलोड करना है. मैं असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा जैसे ही प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है. सो दिस इज हाउ द प्रैक्टिकल इज कंप्लीटेड. किसी को अगर किसी में भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो इन कैलकुलेशन or in procedure or in anywhere. Otherwise, you can share your numbers for attendance. Thank you all of you for joining me. हेलो सर. Yes. हाँ सर, वो आपने पहली लिंक मोकली थी D1 और D4 के लिए, वो उसमें 2 प्रैक्टिकल हमने साथ में भेजे. Okay, no problem. ये प्रैक्टिकल के लिए मैं अलग से अलग असाइनमेंट क्रिएट करूँगा, उसमें आपको अपलोड करना है. हाँ सर, आप हर प्रैक्टिकल की अलग से लिंक भेजेंगे ना? हाँ हाँ हाँ. ओके सर.